नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। साइबर ठगी का नया तरीका और ये तरीका बेहद ही खतरनाक है जो अब नया देखिए सामने आया है और अब एसआईआर फॉर्म के नाम पर लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। सरकारी वेरिफिकेशन का हवाला देकर फर्जी कॉल किए जा रहे हैं और आम नागरिकों से ओटीपी लेकर उनके मोबाइल और बैंक खातों पर पूरा नियंत्रण हासिल किया जा रहा है। साइबर क्राइम विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक बड़ी एडवाइजरी जारी की है जिसमें चेतावनी दी है कि एसआईआर नाम की फाइल साइबर ठगी का नया और खतरनाक तरीका सामने आया है जहां अब एसआईआर फॉर्म के नाम पर लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। सरकारी वेरिफिकेशन का हवाला देकर फर्जी कॉल किए जा रहे हैं और आम नागरिकों से ओटीपी लेकर उनके मोबाइल और बैंक खातों पर पूरा नियंत्रण हासिल किया जा रहा है। साइबर क्राइम विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक बड़ी एडवाइजरी जारी की है जिसमें चेतावनी दी है कि एसआईआर नाम की फाइल, लिंक या एपीके से सावधान रहे। यह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसते ही आपका मोबाइल फोन हैक हो सकता है और आपके बैंक अकाउंट पर भी खतरा मंडरा सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि नया फ्रॉड कैसे काम करता है, ठग लोगों को कैसे बहलाते हैं और सबसे जरूरी कि खुद को और अपने परिवार को इससे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि एसआईआर के नाम पर ये नया फ्रॉड जो हो रहा है ये क्या चीज है, कैसे ये काम करता है। तो देखिए, साइबर ठगी का नया तरीका सामने आया है जिसमें अपराधी खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर लोगों को कॉल कर रहे हैं और देखिए, ठग दावा करते हैं कि आपके एसआईआर फॉर्म या फिर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा गया है और उसे तुरंत बताने का दबाव बनाते हैं। ओटीपी ना देने पर वे धमकी तक देते हैं और साथ ही फर्जी नोटिस भी भेजते हैं। और इतना ही नहीं, कई मामलों में अपराधी एसआईआर एपीके नाम की फर्जी फाइल भेजते हैं जिसे डाउनलोड करते ही मोबाइल पूरी तरह से हैक हो सकता है और इसके बाद फोन के कॉन्टैक्ट्स, फोटो, मैसेज, बैंक डिटेल से लेकर यूपीआई तक सारी निजी जानकारी चोरी हो सकती है और खातों से पैसे तक निकल सकते हैं। और यही वजह है कि देखिए, आज हम आपको तमाम जानकारी देने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि इस फ्रॉड से कैसे बचे, क्योंकि मामला बेहद ही गंभीर है, एसआईआर से जुड़ा हुआ है। पूरे देश में देखिए करीब 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में ये नया फ्रॉड सामने आया है। और देखिए, अब इस फ्रॉड को लेकर साइबर क्राइम की एडवाइजरी भी आई है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि क्या कुछ एडवाइजरी दी गई है। एसआईआर के नाम पर धोखाधड़ी से सावधान करने के लिए साइबर क्राइम ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी अनजान व्यक्ति का कॉल आए और वह एसआईआर फॉर्म के नाम पर ओटीपी मांगे तो किसी भी हालत में ओटीपी साझा नहीं करना है, शेयर नहीं करना है और जरूरत हो तो सीधे ऑफिस या बीएलओ से ही संपर्क करें। यदि कॉल करने वाला दबाव या फिर धमकी दे तो तुरंत पुलिस को इसके बारे में जानकारी दीजिए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकारी एजेंसी कभी भी कॉल या फिर व्हाट्सएप या एसएमएस पर एपीके फाइल भेजकर ओटीपी, बैंक या फिर निजी जानकारी नहीं मांगती है। सरकारी विभाग की तरफ से देखिए इस तरह से कोई मैसेज नहीं आते और ओटीपी नहीं मांगे जाते। ये आपके लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। और साथ ही SIR.APK जैसे किसी भी फर्जी फाइल को डाउनलोड न करें, क्योंकि इससे मोबाइल हैक हो सकता है और कॉन्टैक्ट्स, फोटो, मैसेज, बैंक विवरण, यूपीआई और सोशल मीडिया अकाउंट तक की जानकारी चोरी हो सकती है। और ये बहुत जरूरी है कि इसमें आप सावधान रहे, आपको मालूम हो कि किस तरीके से आपको इससे बचना है, अपने परिजनों को बचाना है। और यदि आपके पास भी कोई कॉल आता है, आपको कोई मैसेज आता है और आपसे ये कहा जाता है कि हम एसआईआर की प्रक्रिया कर रहे हैं, आपका नाम कट जाएगा, आप नागरिक नहीं रह जाएंगे, और इस तरह की धमकी देकर यदि आपको ये कहा जाए कि आपको ओटीपी देना है, ये आपके लिए जरूरी है, तो सावधान हो जाएं। आपको तुरंत इसके बारे में थाने में जाके शिकायत करनी है, जानकारी देनी है, ये बतानी है कि आपको इस तरह से कॉल आए थे और आपको धमकी दी जा रही है। क्योंकि एडवाइजरी में साफ तौर पे साइबर क्राइम की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी सरकारी विभाग की तरफ से इस तरह से कॉल पर, एसएमएस पर, व्हाट्सएप पर ओटीपी नहीं मांगे जाते।
बैंक की तरफ से भी कोई ओटीपी नहीं मांगे जाते। इसलिए इस तरह से आपको सावधान रहना है और किसी भी अनजान नंबर से आए लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। किसी भी अनजान नंबर से यदि कोई फाइल आपके पास आता है, डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, तो आपको उसे डाउनलोड नहीं करना है, सावधान रहना है। और देखिए, इसलिए हम आपको बार बार ये जानकारी भी दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि साइबर क्राइम की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी दी गई है और किस तरीके से आपको इस फ्रॉड से बचना है, क्योंकि अनजान नंबर से बार बार मैसेज आ रहे हैं और उसमें लिंक भेजे जा रहे हैं और अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपका फोन भी हैक हो सकता है। और इसलिए जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। साइबर अपराधी लगातार नए तरीके अपनाते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें, निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें, तो इन ठगी के जाल से आसानी से बचा जा सकता है। याद रखिएगा, सतर्कता ही सुरक्षा है। और चलिए अब बढ़ते हैं चर्चा की ओर। हमारे साथ में मेहमान भी जुड़ रहे हैं और मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में साइबर एक्सपर्ट के तौर पे त्रिभुवन राज सिंह जुड़ गए हैं। त्रिभुवन जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में बीपीएस परिहार जी जुड़ रहे हैं, जो कि रिटायर्ड एएसपी हैं। परिहार साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले परिहार साहब, आप ही के पास में आएंगे और ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये नया फ्रॉड क्या है ये SIR.APK, जो कि किसी के भी मोबाइल नंबर पर भेजे जा रहे हैं और इस एप्लीकेशन को जैसे ही कोई डाउनलोड करता है या उस पर क्लिक करता है, उसकी सारी जानकारी किस तरीके से साइबर फ्रॉड तक पहुंचती है? निश्चित रूप से इसमें बचने की जरूरत है। अभी जो नए फ्रॉड आने लग गए हैं और उस पर सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। और ओटीपी तो बताना नहीं, जैसे ही ओटीपी पर बताते हैं वैसे ही पूरी इन्फॉर्मेशन या बैंक पूरे अकाउंट खाली हो रहे हैं, ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसके लिए कई बार जागरूक हमारी साइबर की जो टीम है वो जागरूक भी कर रही है लोगों को। और इसके लिए बहुत सतर्कता की आवश्यकता है कि ओटीपी कतई ना बताएं। और अगर उसमें कोई इन्फॉर्मेशन जो डीएलओ है, अगर उनको जरूरत पड़ती है तो डीएलओ खुद ही बताएं कि उनके नंबर कंफर्म कर लें। अदरवाइज दूसरों को ओटीपी बताने के से निश्चित रूप से ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं और कई घटनाएं ऐसे सामने आई हैं। हमारे साइबर के जो यूनिट्स हैं वो लगातार इसमें जागरूक कर रहे हैं लोग, फिर भी सतर्क रहने की नितांत आवश्यकता है। जाहिर तौर पे सतर्क रहने की बहुत जरूरी है। हमारे साथ में साइबर एक्सपर्ट के तौर पे त्रिभुवन राज जी भी जुड़े हैं। त्रिभुवन राज जी, किस तरीके से जो ये साइबर ठग हैं वो नए नए तरीकों का इजाद करते हैं? कई बार हम देखते हैं कि कुछ फोटो भेज दिए जाते हैं, उस फोटो को जैसे ही डाउनलोड करते हैं उसके बाद में सारी जानकारी ठगों तक पहुंच जाती है, हैकर्स तक पहुंच जाती है। उसके बाद में अभी हम देख रहे हैं कि SIR की प्रक्रिया चल रही है। हैकर्स को भी मालूम है कि पूरे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में अभी पर्याप्त जानकारी नहीं है, तो ऐसे में उन्हें डराया जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि आप हमारे साथ में ओटीपी शेयर कीजिए, अदरवाइज जो आपकी नागरिकता है वो चली जाएगी, और ऐसा करके उन तक साइबर ठग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये फाइल क्या है और किस तरीके से साइबर ठग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? जी नमस्कार। वेबसाइट जो .apk जो हमें फाइल भेजी जा रही है इन सब के द्वारा, ये पूरा एक एप्लीकेशन है जो क्लोनिंग कर देता है हमारे जो भी हम कंटेंट डाल रहे हैं सब कुछ को आपसे लेगा, और वो बैकएंड में वो लोग काम करेंगे और वो लोग जो भी आप ओटीपी दे रहे हैं आपका आधार कार्ड से वो लेके उसको बैंक के उनके अकाउंट्स में डाल के और उसको वेरीफाई कर देते हैं। अभी आपने जैसे ये एपीके फाइल्स चल रही हैं, उसी तरीके से हो सकता है थोड़े दिन बाद वेबसाइट क्लोनिंग का काम ये लोग चालू कर दें, क्योंकि हमें अगर देखेंगे तो हमें बहुत सारे डोमेन्स दिख रहे हैं अवेलेबल। अगर मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल देना चाहूँ तो अभी आप जैसे अपन इलेक्शन कमीशन पे एक लिंक है, उस पर अपन क्लिक करते हैं और वो वेबसाइट खुलती है। वैसे ही डोमेन्स हमें दिख रहे हैं। जैसे वो इलेक्शन कमीशन का है voters.eci.gov.in, वैसा का वैसे ही हमें अगर उत्तराखंड में अगर कभी SIR चालू होगा तो वहां पे वोटर्स ECI.uk.com मिल जाएगा या वोटर्स ECI.co.in मिल रहा है। इतने सारे जब डोमेन्स अगर हमें मिलेंगे तो ये डोमेन्स क्लोनिंग चालू हो जाएगी, तो खतरा तो और भी बढ़ने वाला है। अगर हमने हमारी जनता को अगर ज्यादा से जल्दी और बहुत जल्दी हमें ये करना पड़ेगा कि उन्हें जागरूक करना पड़ेगा। अगर हम ये सब नहीं कर पाए तो हो सकता है आगे चल के वेबसाइट क्लोनिंग के थ्रू बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकते हैं।
मतलब सेम वेबसाइट दिखेगी आपको इलेक्शन कमीशन जैसी, और आपको लगेगा कि मैं इलेक्शन कमीशन की सारी डिटेल्स फिल कर रहा हूँ। हम्म। तो मुझे लगता है कि बहुत भुवन जी, जल्दी लेकिन एक आम आदमी आप सबको कैसे जागरूक पहचान करे? जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, आप इसके बीच में अंतर पता कर सकते हैं, लेकिन जो एक आम नागरिक है उसे, जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर सेम लिंक उसे नजर आएगा, अगर सेम नाम उसे नजर आएगा, और कहीं ना कहीं अगर वेबसाइट क्लोनिंग होगी तो उसका जो पूरा लेआउट होगा वो भी कहीं ना कहीं कॉपी किया गया होगा, तो वो अंतर कैसे कर पाएगा? क्योंकि वो जब जानकारी भर रहा होगा, वो जब उसमें कोई जानकारी दे रहा होगा, अगर वो ओटीपी शेयर कर रहा होगा, तो उसे तो यही लगेगा कि वो किसी ऑथेंटिक जगह पे ही वो सारी जानकारी शेयर कर रहा है। जी, इसके लिए इलेक्शन कमीशन एक अकेली संस्थान है जो आपके डोर टू डोर आती है। आप देखेंगे आधार कार्ड में कोई डोर टू डोर नहीं आ रहा, पैन कार्ड में कोई डोर टू डोर नहीं आ रहा। 5 साल के अंदर इलेक्शन कमीशन अपने बीएलओस को कम से कम 5 से 6 बार आपके पास भेजती है। कभी इलेक्शन के टाइम पे पर्ची देने के लिए, कभी अगर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना उसके जब अभियान चलते हैं, तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए हमारे एरिया का बीएलओ कौन है। वो ही है हमारे लिए सबसे सेफ साइड है। अगर कोई आम नागरिक है, अगर कोई एक्सपर्ट है, या कोई आईटी से रिलेटेड बंदा है, या फिर जो अभी यंग जनरेशन है जो ये सब समझ जाती है, वो लोग कर लें, कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर आम जनता है जो हमारे गांव देहात पे रह रही है, या फिर जो इतनी एजुकेटेड नहीं है ये साइबर से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड, तो उन्हें तो सिर्फ बीएलओ पे ही भरोसा करना चाहिए, और उन्हें ही अपने डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बीएलओ ही सबसे सेफ तरीका है इनसे बचने का। और आप लोग हैं जो न्यूज के थ्रू अगर जागरूक कर सके तो वही एक तरीका बचेगा, और कोई है नहीं तरीका। नहीं, जाहिर तौर पे इसलिए हम इस विषय पे चर्चा भी कर रहे हैं। परिहार साहब, किस तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जैसा त्रिभुवन राजी कह रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पूरी तरह से आज भी टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, लेकिन यदि वह भी इंटरनेट पर जाएं, किसी लिंक पर क्लिक कर दें, उन तक कोई फोटो वीडियो आए या फिर एप्लीकेशन आए, अब कई बार लोगों को पता नहीं होता। कई बार जब गांव देहात में लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होता है, उसे बेटे ने सिखा दिया कि व्हाट्सएप पे देखो तुम्हें किस तरीके से कोई कॉन्टैक्ट आएगा, उस पर कुछ क्लिक करना, तुम्हें बस क्लिक करना है, उसके बाद में तुम्हें फोटो खुल जाएगा, या फिर जो तुम्हारे सामने में जानकारी भेज जाएगी वो तुम्हारे सामने में आ जाएगा। और कई बार जो बुजुर्ग हैं, जो कि पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की उन्हें जानकारी नहीं है, वो भी इस तरीके से इस्तेमाल व्हाट्सएप का करते हैं। अब उन तक अगर एपीके फाइल पहुंचे और वो उस पर क्लिक करेंगे तो उनकी जानकारी तो पहुंचेगी। तो ऐसे में लोगों को जागरूक किस तरीके से करने की कोशिश की जा रही है? परिहार साहब जी, जैसा कि अभी हमारे जो साइबर एक्सपर्ट है इन्होंने बताया, साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और हमारे यहाँ जो साइबर के एक्सपर्ट्स, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, क्राइम ब्रांच के लोग हैं, ये विभिन्न तरह से जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाकर जागरूक कर रहे हैं। इसी टाइप से नगर सुरक्षा समिति और इनके वो लगा के, कैंप लगा के, और हम लोग, हमारे जो विभाग के लोग विशेष रूप से जागरूक कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि हमको किस तरह से इससे बचना है। और जैसा कि अभी बताया कि ये बीएलओ जो है, या साइबर जो इलेक्शन कमीशन के हैं लोग, उनसे वो अलग अलग ओटीपी आते हैं। तो अपने को जब तक कि पूरा पक्का ये ना हो जाए कि इलेक्शन कमीशन का ही कोई मैसेज आया है या ओटीपी, तब तक हम लोगों को या किसी को भी इस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ऐसी बहुत घटनाएं हुई है जिसमें से पूरा जो उनके अकाउंट से खाली हो गए। तो इससे बचने के लिए काफी जागरूकता किया जा रहा है न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, या स्कूल्स, कॉलेज, और हमारे जो सीनियर सिटीजन है उनको भी इकट्ठे करके हमारे जो साइबर के अधिकारी हैं वो लगातार इस पे लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से अभी बहुत सी घटनाएं हो, आपने देखा कि जो डिजिटल अरेस्ट और इसमें काफी रोक लगी है, इसी तरह से इस पे भी रोक लगेगी। अगर कोई अपराधी अपराध के तरीके ईजाद करता है तो निश्चित रूप से हम लोग उसको, पुलिस और दूसरे जो अधिकारी हैं, सब लग के और उसको भी देखें कैसे कम किया जा सकता है या कैसे रोका जा सकता है। त्रिभुवन राजी, अब SIR.APK के बारे में एक और जानकारी दे दीजिए कि अगर व्हाट्सएप पे किसी के पास में ये एप्लीकेशन भेजा जाता है तो क्या केवल क्लिक करने बाद से सारी जानकारी पहुंच जाती है, या क्लिक करने के बाद भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं उसको आप फॉलो करेंगे तब जाकर साइबर क्राइम जो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उन तक, साइबर क्रिमिनल्स तक आपकी जानकारी पहुंचती है, हैकर्स तक जानकारी पहुंचती है? तो ये किस तरीके से काम करता है? जैसे आप एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आप अगर गूगल प्ले स्टोर से भी करेंगे तो उसको एक परमिशन देते हैं आप कि हाँ एक्सेस करिए मेरे कॉन्टेक्ट्स को, मेरे कॉल्स को, कॉल लॉग्स को। व्हाट्सएप को भी आपने ये सब परमिशन दे रखी हैं, मगर आपने व्हाट्सएप को एक ऑथेंटिक प्ले स्टोर से डाउनलोड करा है। व्हाट्सएप पे जो भी एपीकेज आती हैं उन्हें तो किसी भी रूप में हमें हमारे मोबाइल में इंस्टॉल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है। अगर कोई प्ले स्टोर से मिल रही है,
जो अपने एंड्रॉइड्स में, क्योंकि ज़्यादातर लोग एंड्रॉइड्स यूज़ करते हैं, तो हमें एंड्रॉइड का प्ले स्टोर पे ही जाके अगर इलेक्शन कमीशन की कोई एप्लीकेशन होगी तो वो ऑफिशियल एप्लीकेशन वहाँ प्ले स्टोर पे मिलेगी। आप व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, कहीं पे भी, कहीं अगर गूगल आप सर्च कर रहे हैं या फिर कहीं पे भी याहू सर्च कर रहे हैं, अगर आपको कोई एपीके दिख रही है तो उसको इंस्टॉल करना ही नहीं चाहिए। ये सबसे गलत तरीका है, क्योंकि अगर एक एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करा, सबसे पहले वो आपसे एक्सेस मांगती है, और एक्सेस मांगने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपके फोन के अंदर आपके हो सकता है पासबुक का फोटो रखा हो, व्हाट्सएप का फोटो रखा हो, क्या अपने आधार कार्ड का, ये अपने इलेक्शन कमीशन कार्ड का फोटो रखा हो, सारे फोटोज रहते हैं। जस्ट उसको मैसेज रीड करना है, जो भी आपको ओटीपी आएगा वो आपका आधार कार्ड नंबर डालेगा, ओटीपी करेगा, और आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या क्या हो गया। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि ऑथेंटिक जगह से ही किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहिए। अगर आप व्हाट्सएप पे या फिर किसी और जगह पे, टेलीग्राम पे आपको किसी एप्लीकेशन का लिंक आता है तो उस पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। परिहार साहब, जिसका जिक्र त्रिभुवन राजी कर रहे थे कि वेबसाइट क्लोनिंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो किस तरीके से गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करती है, किस तरीके से जो क्राइम पुलिस है वो इसको लगातार, साइबर क्राइम पुलिस इसको मॉनिटर करती है, क्योंकि कई बार मिलते जुलते नाम से भी इस तरीके से वेबसाइट बना दिया जाता है जिसका ये जिक्र कर रहे थे। और इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि लगातार जो ठग हैं वो कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करना भी शुरू कर देते हैं। यदि आपने इनका एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, उसके बाद में यदि आपने उनकी शर्तें नहीं मानी, तो उसके बाद में जो आपकी निजी जानकारी है कहीं ना कहीं उसका भी वो दुरुपयोग करते हैं और आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से ये ऐसे लोग हैं जो इसको दुरुपयोग की संभावना रहती है, लेकिन अगर उसे समय रहते उसकी शिकायत की जाती है तो हमारे क्राइम ब्रांच, हमारे जो साइबर के जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारी साइबर की ब्रांच है, स्टेट लेवल पे है और फिर हर डिवीजन लेवल पे है, हर जिले में भी है, तो हम लोग उसको लगातार मॉनिटर करते हैं और पता भी चल जाता है, निकाल लेते हैं। अभी SIR का चूंकि एमपी में ये शुरुआत ही हुई है, तो ऐसे कुछ घटनाएं पूरे देश में जो पहले बिहार के बाद अभी जो जिन स्टेट्स में हो रहा है, तो शिकायतें आई हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो टीम है उसका फिर से भी मॉनिटरिंग हो रही है। और इसके साइबर के अलग से जो अधिकारी हैं उन लोगों वो अपने सबऑर्डिनेट्स या उनको एक बता करके और कैसे रोका जाए, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारे जो अधिकारी हैं वो सब इस पे लगे हुए हैं, मॉनिटर किया जा रहा है ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। और अगर जैसा कि हमारे साइबर एक्सपर्ट ने अभी बताया कि उस पर अभी हम लोग को सतर्क रहने की आवश्यकता है और जागरूकता के लिए हम लोग लगातार उस पर लगे हुए हैं। परिहार साहब, इसके अलावा अगर आप जानकारी दे पाए कि इसके पीछे अभी कौन लोग हैं, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है क्या, कि ये इसी देश के लोग हैं जो लगातार एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के मोबाइल फोन को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इसमें कोई इंटरनेशनल कनेक्शन हो सकता है? ऐसी कोई जानकारी आपके पास? ऐसी तो नहीं है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो पहले इस साइबर क्राइम में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। देखिए, जैसा किसी का पैसे निकाल लेना, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो विशेष रूप से यही काम करते हैं कुछ लड़के, तो उन्होंने देखा कि ये नया चीज आई है SIR के माध्यम से, तो इस पर अब करने लगे हैं। तो अभी विशेष ऐसा कोई गिरोह पकड़ में तो नहीं आया है, लेकिन निश्चित रूप से अब ये जैसे अगर अपराध कर रहे हैं तो अपराधी हैं, निश्चित रूप से पुलिस भी के पीछे लग गई और हम लोग बहुत जल्दी इनको पकड़ लेंगे। गिरोह आ जाएंगे, छोटे मोटे अभी पकड़ाए हैं कुछ लोग, लेकिन निश्चित रूप से ये बड़े गिरोह भी हाथ में आएगा और ये भी काम रुकेगा। जो अपराध कर रहे हैं साइबर अपराधी, ये भी रुकेगा निश्चित रूप से। त्रिभुवन राजी, यदि किसी ने SIR.apk पे क्लिक कर दिया तो ऐसी कौन कौन सी जानकारी है जो ठगों तक पहुंच जाती है, इसको लेकर आप कुछ बता पाएंगे? देखिए, हर तरह की जो भी आपके मोबाइल में है, मोबाइल के सारे मैसेजेस वो रीड कर सकते हैं, मोबाइल की सारी इमेजेस, गैलरीज, वीडियो, सब कुछ उनके पास पहुंच जाएगा। जितने भी कॉल रिकॉर्ड्स हैं आपके, सब उनके पास पहुंच जाएंगे। तो अगर आपका मोबाइल सब कुछ है आपके लिए, तो उनके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। जितना भी डाटा आपके मोबाइल के अंदर रखा है, आपके जीमेल अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, मगर हाँ वो सब कुछ आपके जो पासवर्ड्स आपने स्टोर करके रखते हैं। अपन देखिए, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे ही क्या कहते हैं अपन, सॉरी, इमेजेस या इन सब पे पासवर्ड स्टोर करके रख लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसमें। तो त्रिभुवन राजी, यदि किसी ने क्लिक कर दिया, उसकी सारी जानकारी हैकर्स तक पहुंच गई, तो उसके पास में अब क्या विकल्प बचाता है? पुलिस के पास तो वो जाएगा, क्राइम के बारे में जानकारी देगा, लेकिन उसके पास में निजी विकल्प क्या बचाते हैं? किस तरीके से वो फिर उसके बाद में खुद को सावधान कर सकता है, या फिर क्या कोई ऐसा विकल्प कि हैकर्स तक वो जानकारी आगे ना पहुंचे, उसको रोकने के लिए कोई प्रयास वो कर सकता है अपने स्तर पे? देखिए, हैकर्स के पास जानकारी तो आपकी पहुंच ही गई है,
स्टोर हो जाती मतलब वहां बस पे आप वो। ये कर सकते हैं कि बैंक अकाउंट्स को जाके आप अपने फ्रीज करा सकते हैं, मतलब फ्रीज मींस कि उनको अलर्ट कर दें कि मेरा ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, और कोई भी ओटीपी ऑथेंटिफिकेशन में पर्सनली ये सब काम करूंगा, वापस रिन्यू कर लेते हैं। बस यही कर सकता है, और कुछ भी नहीं है। हम्म। गए मतलब डाटा गया, डाटा इज लाइक अ मनी। और आजकल आप किसी के भी डाटा अगर मिल जाता है तो वो पूरा उसका सब कुछ हो जाता है। आपको सबसे बड़ी चीज दिखती होगी कि अगर आप थोड़ी देर गूगल पे कुछ भी बोलेंगे मोबाइल के पास में, तो गूगल आपको उसी टाइप की नोटिफिकेशंस देगा, उसी हम्म। टाइप की रिसर्च सर्च देगा एड्स भी आपके उसी तरह के फीड आने में। लग जाते हैं, बिल्कुल। पूरे एड्स आने लगते हैं, तो वो वही तरीका है, डाटा इज लाइक अ मनी। और इनको मिल गया तो फिर तो कैसे भी आपका यूज हो सकता है। हम्म। जाहिर तौर पे इसलिए सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब परिहार साहब देखिए, लगातार जो साइबर ठग हैं उन्हें मालूम है कि देश में अभी ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है। हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की थी डिजिटल अरेस्ट को लेकर के। कई उद्योगपतियों को भी उन्होंने डिजिटल अरेस्ट किया, कई पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने शिकार बनाया। इसके बाद जब देश में एक बार, जैसा कि आप कह रहे थे कि जागरूकता फैलाई गई, लोगों को जागरूक किया गया, जब एक बार लोग जागरूक हो गए तो अब नए तरीके का इजाद कर लिया गया है। अब लोगों को एसआईआर के नाम पे डराया जा रहा है, एसआईआर को लेकर के लोगों को एप्लीकेशन भेजे जा रहे हैं। ऐसे में कितनी बड़ी एक चुनौती है पुलिस महकमे के लिए भी कि लगातार जो साइबर ठग खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, नए नए तरीकों के साथ में आ रहे हैं, ऐसे में उनको रोका जाए। निश्चित रूप से ये साइबर ठग नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। जैसे पहले देखिए ओटीपी भेज दिया और बैंक अकाउंट पता कर लिया, और पहले कुछ ऐसे ठग भी शुरू में आए थे। शुरू में जब हुआ था कि इनकम टैक्स के वाले हैं या बैंक वाले हैं, जानकारी लेके फिर कर लेते थे, लेकिन उस पर देखिए रोक लगी है। डिजिटल अरेस्ट एक नई चीज आई थी जिसमें कम पढ़े लिखे लोगों से हाईली एजुकेटेड लोग भी उस ट्रैप में फंसे थे, जैसे आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा। और उसमें लेकिन अब धीरे धीरे उस पर रोक लगी और लोग सतर्क हो गए हैं। इसी तरह ये जो कि नया तरीका साइबर ठगों ने इजाद किया है, तो इसके लिए भी जागरूकता लोगों में फैलाई जा रही है। जागरूक होंगे लोग, और इस पर निश्चित रूप से कैसे रोका जाए, किस तरह से, जैसे ओटीपी वगैरह पूछा जाता है बिल्कुल न बताएं, तो ऐसे ऐसे जागरूक करके लोगों में, क्योंकि ये क्या है, ये तो एसआईआर तो हर जगह हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, हर किसी की जानकारी उसमें आएगी। तो निश्चित रूप से इसमें सभी क्षेत्रों में इवन सभी बताने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में या जहां जिन स्टेट्स में एसआईआर का हो रहा है वहां तो हर जगह करेंगे, पर मध्य प्रदेश पुलिस भी ऐसी जगह जागरूकता अभियान करेगी कि जिससे हमारे जो लोग हैं उस ट्रैप में न फंसे और साइबर ठग अपने मंसूबे में सफल न हो गए। निश्चित रूप से हम लोग उस पर कर रहे हैं और सफल भी हैं। बिल्कुल, जागरूकता बहुत जरूरी भी है। त्रिभुवन राजी, जैसा कि देखिए कंप्यूटर में कई बार हम एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि किसी भी तरह का वायरस का अटैक ना हो। क्या ऐसी कुछ प्री स्टेप है क्या जो मोबाइल फोन पे भी हम इस्तेमाल कर पाए ताकि साइबर क्राइम ये साइबर क्रिमिनल जो हैं उन तक हमारी जो जानकारी है वो ना पहुंच पाए, जो डेटा है हमारा वो उन तक ना पहुंच पाए? सिर्फ आप ही खुद ही एंटीवायरस हैं, और कोई एंटीवायरस ऐसा बना नहीं है कि जो ऐसे एप्लीकेशंस को रोक पाए। हाँ, परमिशंस के टाइम पे वो पूछता जरूर है कि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो एक अलर्ट देता है मोबाइल पे, पर नहीं, एक जागरूक व्यक्ति ही अपने आप में एक एंटीवायरस है, और वही इन सब चीजों को रोक सकता है। आपको जागरूक बनाना पड़ेगा जनता को, तो ही जाके ये सब फ्रॉड्स रोक पाएंगे, वरना और कोई एंटीवायरस ऐसा बनेगा नहीं। जो भी वायरस है या कोई एंटीवायरस है उसके सबके तोड़ है, तो वो आप कितने दिन तक एंटीवायरस करेंगे। हाँ, आदमी का कोई तोड़ नहीं, आप आदमी को जागरूक करिए, सब सही साट हो जाएगा। जाहिर तौर पे जागरूकता बहुत जरूरी है। परिहार साहब देखिए, अब तक आमतौर पे ये माना जाता था कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, शिक्षित लोग नहीं है, वही साइबर क्राइम के शिकार होते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने अभी डिजिटल अरेस्ट में देखा था, कई सारे पढ़े लिखे लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं। इसके बावजूद कि मीडिया में बाकायदा ये बताया जा रहा है कि देखिए ये उद्योगपति हैं, ये डॉक्टर हैं, ये IITian है, जिनको शिकार बनाया जा चुका है, बाकायदा चल रहा है। लेकिन पैरेलल में हम ये भी देख रहे हैं कि फिर भी नए नए केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। तो केवल ये मानना कि पढ़े लिखे या शिक्षित लोग इसके शिकार नहीं होंगे, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगा। कितनी सहमत हैं आप इस बात से? जितने ये ऐसा नहीं है, ये बात सही है कि पढ़े लिखे लोग कम शिकार होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आपने देखा होगा डिजिटल अरेस्ट में काफी हाईली एजुकेटेड लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग, इवन जुडिशियरी के लोग, सेना के लोग, सभी अधिकारी, इवन बैंक के ऑफिसर भी इस ट्रैप में फंसे हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी तक घेरे में आए, फिर बाद में उनके समझ में आया। और इसके लिए मैं बता दूं कि
अब हमारे देश में ही नहीं, हम लोगों ने कुछ दिन पहले 3-4 साल पहले साइबर के जो स्पीच मिल के और इंदौर में ऐसे गिरोह को पकड़ा था जो यूएस में जाकर वहां से उनको FBI के लोग बताकर वहां ठगी कर रहे थे, जबकि यहाँ 10वीं 12वीं पढ़े हुए लोग थे। गिरोह पकड़ाया था, मैं भी उसमें था साथ में पकड़ने में। तो ऐसे लोग, आप बताइए कि देश की बात छोड़ दी है, तो ये ठग लोग जो है नए नए तरीके ईजाद करते हैं। निश्चित रूप से जब पता चलता है तब हम लोग उस पर अलर्ट होते हैं और जागरूक करते हैं लोगों को। अब ये जब गिरोह पकड़ जाता है, जब पूरा जो नेक्सस है हम पकड़ लेते हैं, तब निश्चित रूप से चेक लगता है इस पे और ये उनको सजा मिलती है, अरेस्ट होते हैं, तो ये बंद होंगे। और जागरूकता सबसे बढ़िया आवश्यक है, जागरूकता इसके लिए जाहिर तौर पे। और आप दोनों की ही बातों से जो एक बात निकलकर सामने आई है कि अभी के लिए केवल जागरूकता ही, सतर्कता ही इसका एकमात्र समाधान है। बहुत शुक्रिया त्रिभुवन राज जी आपको हमारे साथ में जुड़ने के लिए, साथ ही BPS परिहार जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, सुरक्षा आपकी है, किसी भी अनजान कॉल पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। हर कॉल को वेरीफाई करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। याद रखें, एक छोटी सी सावधानी आपको बड़ी साइबर ठगों से बचा सकती है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।